नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। सभी नाटकों में सबसे विस्तृत और प्रौढ़ नाट्यकृत चंद्रगुप्त है। इसमें विदेशियों से भारत का संघर्ष और संघर्ष में भारत की विषय की थीम उठाई गई है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी, जिसे ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपने इसी विश्वास को वाणी देने की दिया है। चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक हैं। इसके प्रमुख पात्र में हैं चाणक्य, मौर्य साम्राज्य का निर्माता; चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट; नंद, मगध सम्राट; राक्षस, मगध का अमात्य; वररुचि, मगध का मंत्री; आम्बिक, तक्षशिला का राजकुमार; सिंहरण, मालवगढ़ मुख्य का कुमार; पर्वतेश्वर, पंजाब का राजा; पोरस, सिकंदर, ग्रीक विजेता; फिलिप, सिकंदर का क्षत्रप; मौर्य सेनापति, चंद्रगुप्त का पिता; एनिजाक्रिटिस, सिकंदर का सहचर; देवबल, नागतप, गढ़ मुख्य, मालव गणतंत्र के पदाधिकारी; साइबर्टियस, मेगास्थनी, जयवंदूत, गांधार नरेश, आम्बिक का पिता; सिलिकस, सिकंदर का सेनापति; डायन, एक तपस्वी। स्त्री पात्र में है अलका, तक्षशिला की राजकुमारी; सुवासिनी, सक्टार की कन्या; कल्याणी, मगध की राजकुमारी; नीला, लीला, कल्याणी की सहेली; मालविला, सिंधु देश की कुमारी; कार्नेलिया, सिल्यूकस की कन्या; मौर्य पत्नी, चंद्रगुप्त की माता; एलिस, कार्निया की सहेली। प्रथम पंक्ति। चंद्रगुप्त स्थान तक्षशिला के गुरुकुल का मठ। चाणक्य और सिंहरण। चाणक्य: सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। केवल तुम्ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को गुरुदक्षिणा चुका देनी थी। सिंहरण: आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अर्थशास्त्र की, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चाणक्य: अच्छा, अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? सिंहरण: अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। चाणक्य: मुझे प्रसन्नता होती है, तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो यवनों के दूत यहाँ क्यों आए थे? सिंहरण: मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यव्रत का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मत्स्य प्रस्तुत हो रही है। उपरापद के खंड राजद्वेष से जर्जर हैं, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। सहसा आम्बिक और अलका का प्रवेश। आम्बिक: कैसा विस्फोट? युवक: तुम कौन हो? सिंहरण: एक मालव। आम्बिक: नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। सिंहरण: तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। आम्बिक: देखता हूँ तुम दुर्विनीत हुई हो। सिंहरण: कदापि नहीं। राजकुमार विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशागत चरित्र है, और मुझे तो तक्षशिला का शिक्षा का भी गर्व है। आम्बिक: पर तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे। और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें हाथ है? चाणक्य चुप रहता है। आम्बिक क्रोध से: बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर, मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। चाणक्य: राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत होकर जीता है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। आम्बिक: वह काल्पनिक महत्व माया जाल है, तुम्हारे प्रत्यक्ष नहीं कर कर्म उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। चाणक्य: सो कैसे होगा? अविश्वासी क्षत्रिय इसी ने दस्यु और म्लेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं, और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। आम्बिक: और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो? सिंहरण: विद्यार्थी और कुचक्र? असंभव। यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो। जितना स्वार्थ समुद्र से, भावशिला और सुमेरु से कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं बाल्मीकि तक। आम्बिक: बस बस ध्वस्त युवक,
बता तेरा अभिप्राय क्या है। सिंहरण कुछ नहीं। आम्बिक नहीं बताना होगा, मेरी आज्ञा है। सिंहरण गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा सिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञा अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। राजकुमार अलका भाई, इस वन्य निर्जय के समान स्वच्छ और स्वच्छ हृदय में कितना बलवान वेग है। यह अवज्ञा भी स्पृहणीय है, जाने दो। अम्बिक चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं जो ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है। सिंहरण हाँ हाँ, रहस्य है। यमन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यवर्त की सुख रजनी की शांति निद्रा में अपराध की अगला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार? संभवतः तक्षशिला बाल्मीक तथा तक इसी रहस्य का उदाहरण करने गए थे। अम्बिक पैर पटक कर ओह असह्य, युवक तुम बंदी हो। सिंहरण कदापि नहीं, मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता। अम्बिक तलवार खींचता है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। यह क्या राजकुमार, खड्ग कोश में स्थान नहीं है क्या? सिंहरण व्यंग से वह तो स्वर्ण से भरा गया है। अम्बिक तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो, और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना पड़ेगा। चंद्रगुप्त क्यों, वह क्या एक निसहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो, बस इसलिए? आम्बिक तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। आम्बिक की तलवार छूट जाती है। वह निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। सिंहरण बीच चंद्रगुप्त बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं, अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा स्वयं करो। चाणक्य राजकुमार जी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुँचेगा। अलका ऐसा ही हो, चलो भाई। शुभ अम्बिक उसके साथ जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो, और सिंहरण तुम भी। चंद्रगुप्त आर्य हम मागध हैं और यह मालव, अच्छा होता कि यही गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते। चाणक्य क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों की सी चपलता दिखलाने का ये स्थल नहीं। तुम लोगों को एक समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु कारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। चंद्रगुप्त आर्य संसार भर की नीति शिक्षा का अर्थ मैंने ही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा मान है। चाणक्य देखूंगा इसमें आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ प्रवीण होते हो। सिंहरण आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। चाणक्य तुम मालव हो और यह मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है न? किंतु आत्मसम्मान इतने ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यवर्त का नाम लोगे तब भी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यवर्त के स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विरासत से पदलित होंगे? आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी कंधार नरेश आम्बिक के हृदय में शल्य के समान चुप गई है। पंचनंद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध कारण यह क्षुद्र हृदय आम्बिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यावर्त का सर्वनाश करेगा। चंद्र गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पाएगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि वन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। चाणक्य तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनंद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊँगा, और सिंहरण तुम भी सावधान। सिंहरण आर्य आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान। सिंहरण एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौ अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुषी विजयमाला हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय में मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी स्वागत। अलका मालव वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया। सिंहकरण क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ? अलका नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह कारण न था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनाधिकार चेष्टा की थी,
देखती हूँ प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। सिंह परंतु भद्रे जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों के को लाभ ही पहुँचाता है। यह कष्टदायक हो तो है परंतु निष्फल नहीं। अलका किंतु मनुष्य अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंहरण मानव कब दानों से भी दुर्भांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से ही कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों। वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। अलका मान लो तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ पाप में है। सिंहरण राजकुमारी इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है, यही क्या समग्र आर्यावर्त, इसलिए मैं। अलका आशस क्या कहते हो। सिंहरण गांधार आर्यावर्त से भिन्न नहीं, इसलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। अलका निश्वास लेकर इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हो उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है, तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यव्रत के क्षण की शक्ति है, तुम्हें सुरक्षित रखना ही चाहिए। मैं भी आर्यवर्त की बालिका हूँ, तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं आंभिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। सिंहरण अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ, शीघ्र ही जाऊँगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार की सिंधु के प्रखर धारा को यमन से न पार कर सकती। अलका मैं चेष्टा करूँगी वीर, तुम्हारा नाम। सिंहरण मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण। अलका अच्छा फिर कभी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्रस्थान करते हैं। मगध सम्राट का विलास, कानन विलासी युवक और युवतियों का व्यवहार। नंद आज वसंत उत्सव है क्या। एक युवक जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर में नागरिकों ने आयोजन किया है। नंद परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है फिर। आमोद कैसा, देखो देखो तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच के अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद। एक युवक हम लोग तो निमंत्रित नागरिक हैं देव, उसका दायित्व तो सब नियंत्रण करने वाले पर है। नंद वाह अच्छा उलाना है। मूर्ख अभी और कुछ सुनवाएगा। तू नहीं जानता कि मैं ब्राह्मण से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। ले आ, शीघ्र ले आ जा। नागरिकों के परतों में राज्य करता हूँ, परंतु मेरी मगध के नागरिकों का शासन मेरे ऊपर है। श्रीमती सबसे कहना। श्रीमती सबसे कह दो, नागरिक नंद कुसुमपुर के कमनीय कुसुमों के अपराध से के लिए क्षमा मांगता है और आज के दिन वह तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है। अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा कलश और चषक पहुंचाते हैं। राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश, पीछे पीछे कुछ नागरिक। राक्षस सुवासिनी एक पात्र और चलो इस कुंज में। सुवासिनी नहीं, अब मैंने संभव सकूंगी। राक्षस फिर इन लोगों से मैं कैसे पीछा छूटेगा। सुवासिनी मेरी एक इच्छा है। एक नागरिक क्या अच्छा है सुवासिनी, हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर अलाप की, एक कोमल मूर्छना की लालसा है। सुवासिनी अच्छा तो अभिनय के साथ सब उल्लास से। सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। सुवासिनी परंतु राक्षस को कच्छ का अभिनय करना पड़ेगा। एक नागरिक और तुम देवयानी क्यों नहीं, क्यों यही न। राक्षस सचमुच राक्षस होगा, यदि इसमें आनाकानी करे तो चलो राक्षस। दूसरा नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस का इतने बड़े कला कुलस्थ विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए, तू इतना भी नहीं जानता। आर्य राक्षस इन नागरिकों को की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है, कुछ मूक अभिनय, फिर उसके बाद सुवासिनी का भाव सहित गान। तुम कनन किरण के अंतराल में लुप्छिप कर चलते हो क्यों। नतमस्तक गौर वहन करते यौवन के धन रस ढरते। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बनने रहते हो क्यों। अंदरों के मधुर कगारों में कल 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 ध्वनि कुंजारों में
मधुसरिता सी यह हंसी सरल अपनी पीते रहते हो क्यों, बेला बिम्ब की बीत चली रजनीगंधा की कली खिली, अब सांध्य मलय अकुलित दुकुल कलित हो यों छिपते हो क्यों, साधु साधु की ध्वनि। नंद, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। सुहासिनी नंद के समीप आकर प्रणीत होती है। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। नागरिक, अभी तो वास्तविक घटना जैसी देखने में आवे वैसी ही। नंद, तुम बड़े कुशल हो। ठीक कहा। सुहासिनी, तो मुझे दंड मिले। आज्ञा कीजिए देव। नंद, मेरे साथ एक पात्र। सुहासिनी, पतु देव, एक बड़ी भूल होगी। नंद, वह क्या? सुहासिनी, आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। नंद, राक्षस? नागरिक, यही है देव। राक्षस आकर प्रणाम करता है। नंद, वसंतोत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। राक्षस, उसका मूल्य होगा एक पात्र कादम्ब। सुहासिनी पात्र भर कर देती है। सुहासिनी का मान का मुख अभिनय करती है। राक्षस सुहासिनी के सम्मुख अभिनय रही सहित गान। निकल मत बाहर दुर्बल आ, लगेगा तुझे हंसी की सीध, शरद नीरद माला के बीच तड़प ले चपला सी भयभीत, पड़ रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ है मीठी पर संभोल, संभाले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो न धीर, अश्रुमय सुंदर विरह निशीत, भरे तारे न ढुलकते आ, न उफना दे आंसू है भरे, इन्हीं आँखों में उनकी चाह, काकली सी बनने की तुम्हें लगन जय चान, हे भगवान पपीहा का पीत सुनता कभी, अरे कोकिल की देख दशा न हृदय है पास, सांस की राह चले आना जाना चुपचाप, अरे छाया बन छू मत मुझे, भरा है तुमसे भीषण ताप, हिलाकर धड़कन से अवनीत जगह मत सोया है राजकुमार, सुकुमार देखता है स्मृतियों का स्वप्न हृदय पर मत कर अत्याचार, कई नागरिक स्वर्गीय अमात्य कृष्ण के कुल की जय। नंद, क्या कहा? वक्रनाश का कुल? नागरिक, हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भातृ पुत्र हैं। नंद, राक्षस, आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो। उसे माला पहनाता है और शस्त्र देता है। सब सम्राट की जय हो। अमात्य राक्षस की जय हो। नंद और सुहासिनी, तुम मेरी अभिनयशाला की रानी। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं। पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर, चाणक्य प्रवेश करके। झोपड़ी भी ही तो थी पिताजी, यही मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण ऋतु और अमृत जीविता से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है। प्रजा की खोज है किसे? वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या कहीं मर गया होगा। एक प्रतिनिधि का प्रवेश। प्रतिवेशी देखकर, कौन हो जी तुम? इधर के घरों की बड़ी देर से क्या घूम रहे हो? चाणक्य घर है जिन्हें पशु की खो करने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो टूटने का भय हो। प्रतिवेशी युवक, क्या तुम किसी की खोज कर रहे हो? चाणक्य, हाँ, खोज रहा हूँ यही झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चड़क को। आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हो? प्रतिवेशी सोचकर, ओहो, कई बरस हुए। वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। हंसकर, वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था। उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों? एक मंत्री सकटार के लिए। उसने सुना कि राजा ने सकटार को बंदीगृह में बंद करवा डाला है। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापद्म का जरज पुत्र नंद, महापद्म का हत्याकारी नंद मगध में राक्षसी राज्य कर रहा है। नागरिकों सावधान। चाणक्य, अच्छा, तब क्या हुआ? प्रतिवेशी, वह पकड़ा गया। सो भी कब? जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में मुक्त कंठ से नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, यह भी कहा, तेरा मित्र सकटार बंदी है, मारा नहीं गया। पर वह बड़ा हठी था, उसने न माना। न ही माना, नंद ने भी चिढ़कर उसका ब्रह्मस्व बौद्ध विहार में दे दिया और उसे मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोपड़ी है। जाता है। चाणक्य उसे बुलाकर, अच्छा, एक बात
और बताओ प्रतिवेशी, क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। चाणक्य, होने दो, परंतु यह तो बताओ सक्टार का कुटुंब कहाँ है? प्रतिवेशी, कैसे मनुष्य हो? अरे राज को पानल में सब जल मरे, इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था। छी, जाना चाहता है। चाणक्य, हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, सक्टार की कन्या सुवासिनी कहाँ है? प्रतिवेशी जोर से हंसता है। युवक, वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहाँ भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती थी, फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। जाता है। चाणक्य के पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई। सुवासिनी अभिनेत्री हो गई, संभव पेट की ज्वाला से। एक साथ दो दो कुटुंबों का सर्वनाश, और कुसुमपुर फूलों की सेज से ऊँग रहा है। क्या इसीलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। एक बार चलूं, नंद से कहूं नहीं, परंतु मेरी भूमि मेरी वृत्ति वही मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसायी न रहूँगा, मैं कृषक बनूंगा। मुझ राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या, तो चलूं। यह एक लकड़ी का स्तंभ अभी उसी झोपड़ी का खड़ा है। इसके साथ मेरे बाल्यकाल की सहस्त्रों भावल रियाँ लिपटी हुई हैं, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जा, खंबा खींचकर गिराता हुआ चला जाता है। कुसुमपुर में सरस्वती के मंदिर के उपवन का पत्र, राक्षस सुवासिनी, हट न करो। सुवासिनी नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दी बिना सुवासिनी जी नहीं सकती। अमात्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी। उसने व्यंग किया और वह बड़ा कठोर था राक्षस। उसने कहा, वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो, अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के पत्तों को भी कमी नहीं। राक्षस, यह उसका अन्याय था सुहासिनी, परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है। नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस, मैं वैसा हूँ कि नहीं यह पीछे मालूम होगा, परंतु सुहासिनी, मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूँ। केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक इतना ही कि संसार दुखमय है। सुहासिनी, इसके बाद? राक्षस, मैं इस क्षण जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने की का पक्षपाती हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं किया, परंतु भिक्षु जी बन सका। सुहासिनी, तब आज मेरे कारण तुमको राजचक्र में बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। समर्थ। राक्षस, मैं प्रस्तुत हूँ। सुहासिनी, फिर लो, मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत का समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों को उपासक होकर सुखी बनेंगे। राक्षस, इतना बड़ा स्वप्न का जाल आंखों में न फैलाओ। सुहासिनी, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ। मैं नंद की विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। जाती है। राक्षस, एक पर्दा उठ रहा है या गिर रहा है, समझ में नहीं आता। आंख नीच कर। सुहासिनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम है, मैं कर लूँ? नहीं, राजकोप होगा, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है। सुहासिनी, एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने की 100 बार मरूंगा। नेपथ्य से हटो, मार छोड़ो। राक्षस, कोई राजकुल की सवारी है तो चलूं? जाता है। रक्षियों की राज सेविका पर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश। कल्याणी, सेविका से उतरती हुई लीला से, सेविका, उद्यान के बाहर ले जाने के लिए कहो और रक्षी लोग वहीं ठहरे। सेविका लेकर रक्षक जाते हैं। कल्याणी, आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या? जा तो नीला देखा। नीला जाती है। लीला, राजकुमारी, चलिए इस श्वेत शिला पर बैठिए, यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी स्पीहरणीय है। कल्याणी, चल। दोनों जाकर बैठती हैं। नीला आती है। नीला, राजकुमारी, आज तक्षशिला से लौटे हुए स्नातक लोग सरस्वती दर्शन के लिए आए हैं। कल्याणी, क्या सब लौट आए हैं? नीला, यह तो न जान सकी। कल्याणी, अच्छा तू भी बैठ, देख कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान में भी लताएं ऐसी हरी भरी हैं नहीं?
जैसे राज, आतंक से वे भी डरी हुई हूँ। सच नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरता भले ही नीला। सखी, मुझ पर उनका कन्या सी स्नेह है, परंतु मुझे डर लगता है कल्याणी। मुझे इसका बड़ा दुख है। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त और भयभीत रहती है। प्रचंड शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है, परंतु इसका उपाय क्या है? देख लीला, वे दो कौन उधर आ रहे हैं। चल हम लोग छिप जाए। सब कुंज में चली जाती है। दो ब्रह्मचर्यों का प्रेस। एक ब्रह्मचर्य धर्म पालित मगध को उन्माद हो गया। वजन साधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गए ही नहीं। मैं अभी उत्तरापथ में आ रहा हूँ। गणतंत्रों में सब प्रजा वन्य विद्युत के समान स्वच्छंद फल फूल रही है। इधर उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना में निमग्न है। दूसरा स्नातक, तुम ठीक कह रहे हो। महापद्म का जारज पुत्र नंद केवल शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धांत विहीन निशंस, कभी पौधों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का न्याय बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता है। मुझे जनता के धर्म ओट में नचाई जा रही है। परंतु तुम देश विदेश देखकर आए हो। आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है। वहाँ सबको तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनने का अवसर मिलेगा। पहला चलो। दोनों जाते हैं। कल्याणी बाहर आती है। कल्याणी सुनकर कल्याणी सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। इतना कदर्थ तिराज पद जिसे नागरिक भी घृणा के दृश्य देखता है, कितने मूल्य का है लीला। नेपथ्य से भागो भागो। यह राजा का हेरी चीता पिंजरे से निकल भागा है। भागो। तीनों डरती हुई कुंज में छिपने लगती हैं। चीता आता है, दूसरे से तीर आकर उसका सिर भेद कर निकल जाता है। धनुष लिए चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त कौन यहाँ है? किधर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ता देखकर। अरे, यहाँ तो 3 सुकुमारियाँ हैं। भद्रे, बस ने कुछ चोट तो नहीं पहुँचाई? लीला, साधु वीर राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। चंद्रगुप्त, कौन राजकुमारी? कल्याणी देवी। लीला, हाँ यही है न है। भय से मुख विवर्ण हो गया। चंद्रगुप्त, राजकुमारी? मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त प्रणाम करता है। कल्याणी स्वस्थ होकर सलज्ज, नमस्कार। चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई। तुम भी स्नातक होकर लौटे हो? चंद्रगुप्त, हाँ देवी। तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलम्ब होता है। जिन्हें किशोर छोड़कर गया था, अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपनी कई बाल सहचरों को भी पहचान न सका। कल्याणी, परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे न भूल पाओगे। चंद्रगुप्त, देवी यह अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर ही पहुँच। चलिए शिविका तक पहुँचा दो। सब जाते हैं। मगध नंद की राज और सभासदों के साथ नंद तब राक्षस दूत लौट आए और उन्होंने कहा कि पंचनंद नरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं। नंद, क्यों? राक्षस, प्राच्य देश के बौद्ध और शूद्र राजा की कन्या से बेपरिणय नहीं कर सकते। इतना गर्व? राक्षस, यह उसका गर्व नहीं, यह धर्म का दंभ है, व्यंग है। मैं इसका फल दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोइयों में कोई नहीं बच सका। ब्राह्मणों का या प्रतिहारी का प्रवेश। प्रतिहारी, जय हो देव। मगध से शिक्षा लिए हुए तक्षशिला के स्नातक आए हैं। नंद, लेवा लाओ। द्वारिक का प्रस्थान। चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश। स्नातक, राजाधिराज की जय हो। नंद, स्वागत। अमात वरुच अभी नहीं आए, देखो तो। प्रतिहारी का प्रस्थान और वर्ष के साथ प्रवेश। वरुच, जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था। नंद तक्षशिला में लौटे तो स्नातकों की परीक्षा लीजिए। वरुच, राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं प्रतीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है। किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लगता है। इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे हो? राक्षस, केवल सधर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है। वह तो मगध में ही मिल सकती है।
चाणक्य सहसा प्रवेश त्रस्त द्वारी पीछे पीछे आता है। चाणक्य, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। नंद, तुम अनाधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? चाणक्य, तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। नंद, ब्राह्मण? जिधर देखो कृत्या के समान इनकी शक्ति ज्वाला धधक रही है। चाणक्य, नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्मावंगारे रह गए हैं राक्षस, तब भी इतना पाप। चाणक्य, वह तो रहेगा ही। जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यावर्त का ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया हो तो जन्म की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभचिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या कर से डरने वाले तपस्वी बौद्ध, सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्राणी हो। नंद, ब्राह्मण, तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो। चाणक्य, महाराज, उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का कार्य भी किया, इसलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ। नंद, तुम चुप रहो। चाणक्य, एक बात कहकर महाराज। राक्षस, क्या? चाणक्य, यवनों का विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुँच गई है। तक्षशिलाधीश की भी उसमें अभिसंधि है। संभवतः समस्त आर्यव्रत पदाक्रांत होगा। अपराध में से बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र हैं, वे उस सम्मिलित परिषि के यवन पे बल को